तो क्या प्रियंका ने हिमंता और बीजेपी को चुनाव से पहले ही कर दिया चारों खाने चित? क्या असम में वाकई बनने जा रही इस बार कांग्रेस की सरकार? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, असम में विधानसभा की 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक तस्वीरें तेजी से बदली हैं। पहले माना जा रहा था कि इस चुनाव में बीजेपी को विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन विपक्षी गठबंधन और प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के अभियान के इस पूरे समीकरण के बाद ऐसा माना जा रहा है कि असम में एक बार फिर से बदलाव बड़े स्तर पर होने जा रहा है। और जो हिंदू मुस्लिम करने वाले वो हिमंता, जो कि जिनकी बातों पर अगर सही तरीके से पुलिस संज्ञान ले, कानून संज्ञान ले, कोर्ट संज्ञान ले, तो उनकी जगह शायद जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। अब दोस्तों, लंबे समय तक जारी कयास के बाद कांग्रेस ने अखिल गोगोई के राइजोर दल के साथ हाथ मिलाया। विपक्षी गठबंधन में अब इन दोनों पार्टियों के अलावा असम जातीय परिषद, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस जैसे राजनीतिक दल शामिल हैं। बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ गठबंधन से बाहर अपने बूते चुनाव लड़ रही है। विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे के फार्मूले के तहत कांग्रेस 101 सीटों पर, राइजोर दल और सीपीएम 11, जातीय परिषद 10 और हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सीपीआई-एमएल ने 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस और रिजर्व दल 2 सीटों गौरीपुर और ग्वालापाड़ा ईस्ट से दोस्ताना मुकाबले में है। लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए दोस्तों भले ही जीत के दावे कर रहे हो, जिसमें बीजेपी 89 सीटों पर, असम गण परिषद 25, बोडो पीपुल फ्रंट 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन दोस्तों समीकरण इतने तेजी से बदल रहे हैं और इस अंदाज में असम के अंदर जमीन पर भारतीय जनता पार्टी और हिमंता बिस्वा शर्मा के वो हिंदू मुस्लिम वाले नैरेटिव धराशायी होते जा रहे हैं, जिसकी कल्पना शायद ना तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की थी, न ही भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अब दोस्तों, जिस तरीके का समीकरण मतदान से ठीक पहले इस चुनाव के बीच में गठबंधन के बीच आया, उसे वहां के राजनीतिक जानकार ये मान करके चल रहे हैं कि इस बार बड़े स्तर पर बदलाव होने जा रहा है। कुछ भी कर लें हिमंता बिस्वा शर्मा, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, भले ही अपने किसी भी बयान को किसी तरीके से तोड़ मरोड़ करके संवैधानिक को लोकतांत्रिक दायरे में लाने की कोशिश करें, मगर असम से लेकर के दिल्ली तक और पूरे देश के अंदर सब कुछ शीशे की तरह साफ है। दोस्तों, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अखिल रंजन है, जो कहते हैं कि पहले ये धारणा थी कि ये चुनाव बीजेपी सरकार आसानी से जीत सकती है, सत्ता में लौट आएगी, लेकिन हाल के दिनों में धारणा तेजी से बदली। अब ये मुकाबला एक तरफा नहीं, इस बार मुकाबला इस तौर पर है कि दोस्तों एनडीए के रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। एआईयूडीएफ का इस चुनाव में बहुत ज्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं होगा। अजमल को बीजेपी के पक्ष में वोट कटवा माना जा रहा है, इसलिए लोग एआईयूडीएफ का समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस और राइजर दल के बीच तालमेल से विपक्षी गठबंधन अचानक मजबूत हो चुका है। दोस्तों, जमीनी हकीकत देखा जाए तो लगता यह है कि बीजेपी के लिए इस बार ऊपरी असम की सीटें सबसे कड़ी चुनौती के तौर पर उभरी, और ये सब कुछ बीते कुछ महीनों से जिस अंदाज में प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई असम को लेकर के, और उनके साथ जिस तरीके से कुछ नेताओं को अटैच किया गया, जिस तरीके से रणनीति जमीन पर उतारने की कोशिश की गई और उसमें सफलता मिली, उससे स्थितियां बदली हैं। यहां विपक्ष उस पर भारी, एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस इलाके में 50 सीटें हैं और यहां पर जीत ही सत्ता का रास्ता खोलती है। विश्लेषकों का मानना है कि कई सीटों पर अहोम समुदाय के वोटर निर्णायक हैं और यह तबका इस बार कांग्रेस के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। दरअसल पिछले चुनाव में विपक्ष में एकता की कमी ने एनडीए को ज्यादा बढ़त दी थी, लेकिन इस बार गठबंधन के कारण विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। प्रमुख विपक्ष नेताओं के एक बैनर तले मैदान में उतरने से ऊपरी असम में चुनाव पर असर पड़ने की संभावना है और
न सिर्फ असर पड़ने की संभावना बल्कि एनडीए की जमीन को खिसकाने जैसा। अब इससे निचले असम के कुछ सीटों पर भी विपक्ष को मजबूती मिलना तय है। और दूसरी तरफ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में टिकटों के बंटवारे के पहले ही उसके और अगप के कई नेताओं दल बदल लिया। बीजेपी में टिकटों के मुद्दे पर पहली बार बड़े पैमाने पर न सिर्फ असंतोष बल्कि विद्रोह दिखा। टिकट नहीं पाने वाले कुछ विधायक निर्दलीय के तौर पर मैदान में, तो कुछ ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कई दूसरे नेताओं में भारी नाराजगी है। सबसे दिलचस्प बात यह कि इस बार मैदान में उतरने वाले बीजेपी उम्मीदवारों में से 37 पूर्व कांग्रेसी हैं। अब सोचिए, 37 पूर्व कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ लेकर के आई थी किसी जमाने में। इनमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद हैं। इसीलिए मजाक में बीजेपी को अब कांग जेपी भी कहा जाता है। खैर, गोगोई पर पाकिस्तान से संबंध रखने के आरोप अचानक परिदृश्य से गायब हो गए। 2 सप्ताह पहले तक बीजेपी नेता गौरव गोगोई को पाकिस्तानी बताते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब यह सब मुद्दा अचानक हवाई होकर हाशिए पर पहुंच गया। विश्लेषक ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं के ऐसे आरोपों के बावजूद गौरव गोगोई ने इस मुद्दे पर अपने आपा को नहीं खोया। शायद बीजेपी के नेता गोगोई को उकसाना चाहते थे, इसीलिए उनको इसमें कामयाबी नहीं मिलती दिखी। और ऐसे में इस भगवा खेमे में हताशा ही हताशा है। दोस्तों, देखा जाए तो पिछला विधानसभा उस चुनाव में बीजेपी के 64 विधायक, कांग्रेस के 26 थे। विशेषज्ञों की राय में विपक्ष की मजबूती के बावजूद बीजेपी की संगठनात्मक ताकत को पूरे तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता, मगर इस बात की नजदीकी और कांग्रेस की उभरती हुई ताकत को देखकर बीजेपी खेमे की बुनियाद चरमराती दिखी है। खुद बीजेपी के नेताओं के दिलो दिमाग में हार का डर सता रहा है। इसलिए कई नेता, यहां तक कि बीजेपी के विधायक और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और सिटिंग मंत्री भी अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा का साथ छोड़ चुके हैं और वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो मंत्री और विधायक की मिसालें, उधर बीजेपी और हिमंता कांग्रेस और प्रियंका के घेराव का और रणनीति का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पा रही, सिवाय हिंदू मुसलमान के। जैसे हाल में ही एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में ये बातें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछा गया था कि उन्हें मुसलमानों से क्या दिक्कत है। जवाब में पता है क्या कहते हैं कि उनकी परेशानी मियाँ मुसलमानों से है। मतलब जवाब में कहते हैं कि उन्हें मियाँ मुसलमानों से दिक्कत है, असम के स्वदेशी मुसलमानों से नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का ड्राइवर भी 30 वर्षों से एक मुसलमान बंदा है, मेरे कार्यकाल में 30% लोग मुस्लिम हैं मेरे कार्यालय के दौर में। यानी को कहते इसे कि मेरा ड्राइवर मुसलमान, मेरे दफ्तर में 30% लोग मुस्लिम, हमें दिक्कत है जब बांग्लादेशियों की बात आती है। इसलिए जब सवाल करें तो मियाँ मुसलमान और मुसलमान दोनों को एक ही खांचे में रखना पूछे। पर दोस्तों, असम में हिमंता के दोहरे मापदंड और नफरती एजेंडे की पोल तब खुल जाती है जब हिमंता सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोध की बात करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। अब अगर वो ये कहते हैं कि उनका ड्राइवर मुस्लिम है, तो दरअसल इससे वो 2 चीजें स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एक, मुस्लिमों के लिए पंक्चर वाला नैरेटिव साबित करने के लिए कि ड्राइवर मुस्लिम है, मगर मुस्लिमों की बात आती, देखिए ड्राइवर है वो इस किस्म के काम करता है, ड्राइवर की मुस्लिम आइडेंटिटी बताते हैं। दूसरा ये दर्शाने की कोशिश कि उनका मियाँ मुसलमान कहना दरअसल बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए है, देश के मुस्लिमों के लिए नहीं है। अब अगर दोस्तों वाकई ऐसा ही दर्शाना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे बांग्लादेशी घुसपैठिए क्यों नहीं कहते, बांग्लादेशी घुसपैठिए मुस्लिम क्यों नहीं कहते, वो मियाँ मुसलमान क्यों कहते हैं। दरअसल यही दोगलापन इस बीजेपी संघ और हिमंता जैसे लोगों की दिक्कत है। दोगले हैं ये सब के सब। अब दोस्तों, आप में से कईयों को लग रहा होगा कि मैं दोगला जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं हिमंता के लिए, बीजेपी के लिए, संघ के लिए, तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हो सकता है आपके इलाके में दोगलापन गाली और 2 बाप वाला कहने के लिए प्रयोग किया जाता हो, तो कोई हिमंता की तरह यह भी कह सकता है कि साहब उनके इलाके में दोगला सीधे सीधे दोहरे मापदंड के लिए भले इस्तेमाल किया जाता है। वो 2 बाप से आया है, जिसके बाप का पता नहीं, उसके लिए थोड़ी किया जाता है। दरअसल यही ट्रिक अपना रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। वैसे दोगला शब्द एक गाली की तरह ही है, इसलिए इसे किसी के लिए इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।
लेकिन चूंकि हिमंता बिश्व शर्मा ये कह रहे हैं कि वो मियां मुस्लिम तुम्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कर रहा हो, यहां के मुसलमानों के लिए नहीं, तो फिर हिमंता के लिए दोगला कहना उचित हो सकता है। कई इलाकों में दोगला गाली के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। अब दोस्तों, यही हिमंता बिश्व शर्मा साल 2023 में छत्तीसगढ़ में आयोजित एक रैली में कहा था कि यह हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का ही रहेगा। Who the hell is the मिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा? आप मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी कहोगे? नहीं, आपके बाप का थोड़ी हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के पूर्वजों का खून शामिल है। हाँ, हो सकता है आप जिस जगह इस वक्त हैं आपके पूर्वजों का खून शामिल ना हो, क्योंकि आज के वक्त में जहां आप हैं, आपके पूर्वज तो मुखबरी करते थे अंग्रेजों के लिए, देश के आंदोलनकारियों के खिलाफ। अब दोस्तों, कोई तो है जो सेकुलरिज्म की भाषा एक मुख्यमंत्री को सिखाए। कितने अफसोस की बात है कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि यह देश हिंदुओं का है। मिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा, न तो तुम्हारी इतनी औकात न तुम्हारे पूर्वजों की कि इस देश को हिंदुओं का या किसी एक धर्म के लोगों का बताओ। तो फिर कल को अगर ये कहेंगे ये सिख जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, तुम उसे कैसे काउंटर करोगे कि ये देश सिखों का है, खालिस्तान होना चाहिए, ये खालिस्तानी सिख राष्ट्र होना चाहिए इसे। वो जैनी भले थोड़े हैं, कहेंगे ये जैन राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम भी कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। ये देश किसी के बाप का नहीं, सबके बाप का है। इसलिए जरा दिमाग ठिकाने में रखें।